गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं। 57 मुसलमान मुल्कों से जो ना बन पड़ा वो जनूबी अफ्रीका ने कर दिया। नेल्सन मंडेला कहा करते थे, हमारी आजादी उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होगा। आज जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुनाते हुए इसराइली बर्बरियत को तस्लीम कर लिया। कहा, इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी का केस खत्म नहीं करेंगे। इसराइल जिसे सेल्फ डिफेंस कहता है वो असल में नस्ल कुशी की मंसूबाबंदी है। इसराइल के खिलाफ अब नस्ल कुशी का मुकदमा चलेगा। 1 माह में इसराइल से रिपोर्ट भी तलब कर ली। अब देखना होगा कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार कैसे इस फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। इसके अलावा दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे, इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए पीटीआई के सदर परवेज इलाही को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिल गई है। लेकिन ये इजाजत सिर्फ परवेज इलाही को नहीं, सनम जावेद, शौकत बसरा, ताहिर सादिक और उमर असलम को भी मिली। ये वही सनम जावेद हैं जिन्होंने रियासती इदारों पर हमला करने वालों को लीड किया और हालात को इंतशार से दो चार किया। दुश्मन के एजेंडे पर चलने वालों ने इदारों और शोहदा को बेतौकीर किया। अगर ऐसे लोग भी इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फिर पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड किससे मांग रही है? इस वक्त जब लोग कहते हैं कि इलेक्शन के बाद भी इस्तेहकाम नहीं आने वाला, तो सवाल पैदा होता है कि क्या फिर इलेक्शन न करवाएं? अगर इलेक्शन जरूरी है तो इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाने के पीछे एजेंडा क्या है? इंतखाबी निशान के मामले पर भी तहरीक इंसाफ ने खुद अपना केस खराब किया, फिर तोपों का रुख सुप्रीम कोर्ट की तरफ मोड़ दिया। साइफर केस में वकील सफाई आज पेश नहीं हुए, वक्त जाया किया जा रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट अगर बल्ले का निशान वापस ले तो बुरी, अगर सदर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे तो अच्छी। क्या ये दोहरा मयार नहीं है? आखिर में बात होगी जलसों में जारी लफ्जी जंग की। बिलावल भुट्टो बानी पीटीआई के लिए खास एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। कभी तहरीक इंसाफ वालों का साथ मांगते हैं, कभी जलसों में ऐलान करते हैं कि इक्तदार मिला तो पहला हुक्म तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का होगा। शहबाज शरीफ ने खूब जवाब दिया कि पहले निजी जेलें खत्म करने का ऐलान करें। नून लीग ने चुप तोड़ दी है और बिलावल के तमाम लफ्जी हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आज भी दोनों जमातों ने एक दूसरे को खूब आड़े हाथों लिया। पंजाब की सियासत इस बार माजी के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। इस्तेहकाम पाकिस्तान का पंजाब में नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करना या आइंदा हुकूमत में हिस्सेदार बनना भी हालात को नया रुख देगा। इस सब मामलात पर बात करेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है। में एक नया इजाफा आज के दिन पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इस वक्त स्काइप लिंक पे हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम के लिए, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो सर, आज का बहुत बड़ा फैसला, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आलमी अदालत इंसाफ ने जो दिया गजा के मामले पे, इसराइली बर्बरियत को तस्लीम किया, रिपोर्ट मांगी 1 हफ्ते में। आपके ख्याल में इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी, किन मराहिल में होगी और क्या इसराइल पर ये मॉरल बॉन्डिंग है कि वो इस फैसले को ओबे करे? आपने अपने प्रोलोग में एक बड़ा इम्पोर्टेंट किया है कि किसी इस्लामी मुल्क को किया नहीं, मुल्क हो गया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ी एक तमाचा है इस्लामिक पर कि ये कॉम्प्रोमाइज करके ये कोई ना बोले। ये बहुत बड़ा तमाचा और मॉरल तमाचा है, रिलीजियस तमाचा है और इंसानियत। मीर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत चाहूंगी, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही है। हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मीरवाइल मैं अनवर साहब का भी कमेंट शामिल करती हूँ। अनवर साहब, आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की वर्थ क्या है और नस्ल कुशी को रोकने के लिए क्या कर सकती है आलमी अदालत इंसाफ? देखिए सलमा, आपको याद होगा जब ये जंग शुरू हुई थी और हम उस दिन पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये नस्ल कुशी का मंसूबा है जो इजराइल कर रहा है और फ़लस्तीन को डेलिबरेटली तबाह करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। आज आलमी अदालत में ये साबित हुआ और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाए। अब इसका जो मॉरल ग्राउंड है आप उस पर देखिए कि वो रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक फैसला दिया है, उस फैसले के मुताबिक इखलाकी बाइंडिंग इन पर ज़रूर है और जो कन्वेंशन है उसकी जो करारदादें हैं उसके मुताबिक ये क्रिमिनल एक्ट है कि जो इजराइल कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जो हम 57 इस्लामी ममालिक की बात करते हैं, अगर वो इस तरह का स्टैंड लेते तो शायद जंग बंदी हो जाती। जो 3 दिन की जंग बंदी थी, मैं समझता हूँ कि वो दुनिया भर के जो इंसानियत पसंद लोग थे उन्होंने जो मुजाहरे किए, जो सड़कों पर निकले, उस वजह से इसराइल और अमेरिका पर प्रेशर गया, जिसकी वजह से 3 से 4 रोज़ की जंग बंदी की गई। लेकिन उसके बाद फिर आप देखें कि हज़ारों जो लोग हैं उनको जानों से चले गए हैं। बच्चों पर, ख़वातीन पर किस तरह बमबारी की जा रही है। इस अदालत के फैसले से ये होगा कि कम से कम एक्सपोज हो रहा है इसराइल और आप कानूनी इसकी कोई हैसियत बन गई है। अब जब वो रिपोर्ट देंगे और अब वो तो बिल्कुल इनकार कर रहे हैं इससे, लेकिन ये मुकदमा चलेगा। इस मुकदमे से आप इखलाकी जीत तो हुई है फ़लस्तीनियों की, लेकिन वहाँ पर जो बर्बरियत है, वहाँ पर जो जारी जंग है, उसको नहीं रोका जा सकता। उसको रोकने के लिए अमेरिका को किरदार अदा करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो
57 इस्लामी ममालिक है, उन्हें प्रैक्टिकली कुछ करने की जरूरत है। स्पेशली सऊदी अरेबिया को अमेरिकन से बात करने की जरूरत है ताकि उस पर प्रेशर हो इसराइल पर और ये जंग बंदी की जा सके। अदरवाइज इसी तरह हॉस्पिटल्स पर और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह हो बर्बाद होकर रह चुका है। गालबन 22,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो अपनी जान का नजराना पेश कर चुके हैं, जिनको खत्म कर दिया गया है। और नस्ल कुशी की जो बात है, ये एक मंसूबा है। अब इस मंसूबे के तहत इसराइल आगे बढ़ रहा है, इसको रोकना है और रोकने के लिए जो तमाम इस्लामी मालिक हैं उन्हें किरदार अदा करने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया भर के जो लोग हैं वो तो सड़कों पर निकलकर जो राइट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन अब हमें भी इस बात पर हम भी बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बात की जा रही है, दुनिया भर में बात की जा रही है, लेकिन वो सिर्फ ये है कि जंग बंदी तक महदूद रह गई है। दिस इज द टाइम जब इस्लामी ममालिक को भी आगे बढ़कर अपना कुछ ना कुछ शेयर इसमें डालना चाहिए। मीर साहब, अगर आपको मेरी आवाज ठीक तरीके से आ रही है तो फरमाइएगा कि इस्लामी ममालिक ने जो नहीं किया वो जनूबी अफ्रीका ने कर लिया, अब क्या मॉरल बाइंडिंग है इसराइल के लिए इस पर अमल दरामद के लिए, और क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी रिट कायम कर सकेगा? देखिए, जब आप गेज करते हैं पॉलिटिक्स को तो आपको नजर आती है, उर्दू में इसको हम कहते हैं मुनाफकत, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं हिपोक्रेसी। ये जो हिपोक्रेसी है आज आपके सामने बड़ी अच्छी तरीके से एक्सपोज हुई है, और आई एम ग्लैड कि साउथ अफ्रीका ने एक स्टांस लिया, अ नॉन मुस्लिम कंट्री, और एक मुस्लिम बैरिस्टर ने, ये भी आप देखें। फिर उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो उम्मा की बात करते हैं, दे आर एब्सोल्युटली यूजलेस पीपल। ये आपस में ही लड़ते हैं, तो इन्होंने क्या इस्लाम के लिए करना है, इन्होंने क्या कश्मीर के लिए कर दिया है, मुझे बताएं। जहाँ जेनोसाइड हुआ है, जहाँ प्रेग्नेंट औरतों को आपने बेनेट्स मारे, जहाँ आपने रबर बुलेट्स मारी हैं, जहाँ आपने तशद्दुद की हद कर दी, तो क्या कोई मुस्लिम बोला है? कोई नहीं बोला। ये सब मुनाफिकत है और मुनाफिक है। तो आज जो ये चीज हुई है बड़ी अच्छी चीज है कि दुनिया में इंसाफ भी है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन ये स्टेप पूरा नहीं है। क्या कल ये सीजफायर हो जाएगा? क्या इनकी वो जो ये जो इनकी तशद्दुद है ये खत्म हो जाएगी? नेतान्याहू ने कहा है कि मैं तो किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे तो पूरा कंट्रोल गाजा के ऊपर चाहिए, और वो अनराइवल कंट्रोल है। तो क्या इसके ऊपर कोई बैठेगा? ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। आई एम श्योर कि एक दफा 1 महीने के अंदर जब इनसे तलब भी कर लिया गया, जब आपके पास रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, फिर हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा कल्प्रेट है, जो सबसे बड़ा जालिम है, जिसने सबसे बड़ा जिंदगी के अंदर जेनोसाइड किया रेड इंडियन का, वो है यूनाइटेड स्टेट्स। क्या हम देखेंगे क्या ये अपने रवैये चेंज करेगा? ये बाइडेन तो बड़ा बगैरत आदमी निकला है, बहुत बगैरत आदमी, कि ये खड़ा हो गया है मजलूमों के खिलाफ। यार खुदा के लिए कुछ तो इंसानियत दिखाओ। इंसानियत यूरोप दिखाती है, ये बिल्कुल दहशतगर्दी और वो चीजें दिखाते हैं जो कि बारबेरिज्म के अंदर भी नहीं होता। तो अल्लाह करे ये सारी ठीक हो, और ये वक्त है कि मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना चाहिए। ये वक्त है जो इस्लाम के खिलाफ जो बात खड़े हो जाओ। ये इत्तेहाद का वक्त है, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी रूलिंग तो आ गई है, व्हाट नेक्स्ट? देखिए, ये प्रिलिमिनरी रूलिंग इसको कहा जा रहा है, यानी कि इब्तदाई फैसला है, अभी फाइनल फैसला नहीं आया। 1948 में एक कन्वेंशन पास हुआ था जिसको कहते हैं प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट जेनोसाइड, उसके तहत ये हियरिंग हो रही है। मैं जो अभी तक समझा हूं वो ये है कि ये कहा जा रहा है, या फैसला प्रिलिमिनरी फैसला जो दिया गया है वो ये है कि पेश करदा शवाहिद जो हैं उनकी बुनियाद के ऊपर गजा में जो इसराइली इकदामात हो रहे हैं वो लीगली जो नस्ल कुशी की तारीफ है उसमें पूरा उतरते हैं। अभी ये कहा उन्होंने। होने क्या वाला है कि मजीद तफ्तीश के लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत काफ़ी हैं, अब मजीद तफ्तीश की जाएगी। फाइनल नतीजा ये होता है ऐसी कार्रवाई का कि जो जराइम के जिम्मेदार अफराद हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। वहाँ तक अभी मामला नहीं पहुँचा। बहुत ज़बरदस्त है, प्रिलिमिनरी है, और इसके नतीजे में अगर ये तफ्तीश पूरी हो जाती है और उनको मजीद सबूत जो हैं वो मिल जाते हैं, फिर जिन लोगों ने ये हुक्म दिए थे जिसका अनवर साहब जिक्र कर रहे हैं, जितने लोग मारे गए, फिर उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ठीक, आपके ख्याल में भी ये मुकम्मल नहीं है, जैसे मीर साहब ने भी कहा। आबिद सईद अब्बासी साहब, अभी हम देख रहे हैं कि जंग बंदी की बात नहीं हुई लेकिन नस्ल कुशी को तस्लीम किया गया। डोंट यू थिंक कि पहले नस्ल कुशी की रोकने की बात होती,
पहले जंग बंदी की बात होती, पहले ये कहा जाता कि आप फौरी तौर पे इस लड़ाई को रोकें, रॉकेट बरसाने बंद करें, वहां पे इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मेडिकल एड जानी चाहिए, खुराक का बंदोबस्त होना चाहिए। उसके बाद नस्ल कुशी का जुर्म, उसका एहतसाब, उसका हिसाब और बाकी चीजें होती। थैंक यू सलमा। मेरा ये ख्याल कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी पेशरफ्त है जो पूरी मुस्लिम उम्मा जिसके इंतज़ार कर रही थी और किसी मुआवजे का इंतज़ार कर रही थी, और ये मुआवजा ही हुआ है क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो ये स्टेप लिया और उसके बाद फिर आलमी अदालत इंसाफ से एक ऑर्डर आया। आप इसको डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये फर्स्ट स्टेप है। आप साथ में ये भी देखें कि जो इजराइल ने इसको अपोज किया और ये कहा कि ये जुरिस्डिक्शन नहीं है आलमी अदालत इंसाफ की, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लिहाजा इसराइल के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए साउथ अफ्रीका की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर न सिर्फ ये हुक्म जारी किया गया कि वो बिल्कुल दुरुस्त बज़ाहिर उन्होंने कहा प्रिलिमिनरी इब्तदाई तौर के ऊपर ये शवाहिद हैं कि ये नस्ल कशी का है, और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक है न सिर्फ साउथ अफ्रीका बल्कि क्योंकि फ़लस्तीनी जो हमेशा से अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं उनके साथ साथ ये तमांचा है उन तमाम फोर्सेस के लिए जो दुरुस्त मानते थे इस हमले को और जो इजराइल का साथ देखते थे। उसमें भारत भी था, उसमें मगरिब भी था और बहुत से दुनिया के ममालिक थे। उन तमाम के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसमें उनके एक मौक़िफ़ को न सिर्फ मुस्तरद किया आलमी अदालत इंसाफ ने बल्कि एक तमांचा दिया उनको कि वो किस कदर बर्बरियत और जुल्म कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के ऊपर। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है न सिर्फ मुस्लिम तमाम मुसलमानों के लिए जो तमाम न सिर्फ अपना एहतजाज और हर फोरम के ऊपर वो बात कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। देखिए बहुत से मुस्लिम ममालिक की बहुत सी मजबूरियां हैं। बहुत आसानी से हम तमाम मुस्लिम ममालिक को कह देते हैं कि वो बिल्कुल ही जो है वो कोई इकदामात नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप अगर देखें जिस तरह सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ईरान के साथ उन्होंने अपनी टेंशन्स को कम किया, उन्होंने कतर के साथ अपनी टेंशन्स को कम किया। वो इवन उन्होंने जब इसके ऊपर भी जब अपनी मीटिंग कॉल की, ऑल्दो कि उसमें बहुत से इख्तलाफात थे, लेकिन ये तमाम जो स्टेप्स हैं ये एक पॉजिटिव साइन की तरफ जा रहे हैं। उम्मा को इकट्ठा करने की ज़रूरत है, ऑल्दो कि उसमें सऊदी अरब लीड कर रहा है। और ये जो तमाम अब स्टेप्स साउथ अफ्रीका की तरफ से आए हैं, जाहिरी बात है कि इसका एक जिम्मेदारी मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम ममालिक को भी लेनी पड़ेगी और फिर अब ये तमाम जो स्टेप्स हैं ये आगे की तरफ जाएंगे। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पूरी जो मुस्लिम उम्मा है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि कम से कम एक स्टेप आगे चला मामला और इजराइल के मौक़िफ़ को मुस्तरद किया गया। जो प्रोपेगेंडा इजराइल कर रहा था कि शायद वो एक लेजिटिमेट ऑपरेशन कर रहा था, उनको इखलाकी तौर के ऊपर, मॉरली, सफारती तौर के ऊपर, हर तरह के ऊपर शिकस्त हुई है आज जब आलमी अदालत इंसाफ ने ये फैसला उनको शिकस्त हुई है। बिल्कुल आमिर साहब आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन बीइंग मुसलमान हम एक और पे सिफारती तौर पर फेल हो गए, हमसे कुछ नहीं बन पड़ा, इस बात को भी तस्लीम करना होगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं। पीटीआई को बहुत ज्यादा शिकवा था कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन आज ही उनके 5 लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, और ये फैसला आई गेस पीटीआई वालों को बड़ा पसंद आया होगा। इससे पहले कि मैं इस मामले पे बात करूं, दिस इज द टाइम जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन डॉक्टर साहब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात नहीं कर रही। देखिए सलमा, मेरा ख्याल है कि पीटीआई एज अ जमात तो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पा रही, वो खत्म हो गई। ये तो सब आजाद मेंबरान आ रहे होंगे। हाँ जी। आपने बात बड़ी ठोस की है। देखिए 48 सालों में 11 इलेक्शंस, नतीजा हमारे सामने है। ना तो हमें माशी तरक्की मिली उन 48 सालों में और ना ही कोई सियासी इस्तेहकाम मिला। अब वो आइंस्टाइन कहा करता था, अनवर साहब के बेवकूफ़ी की एक डेफिनेशन बताता था कि आप एक ही तजुर्बे को दोहराते रहें और तवक्को रखें कि नताइज फ़र्क निकलेंगे, तो नताइज इस दफ़ा भी वही निकलेंगे जो पहले निकले। एक बड़ा पुराना पाकिस्तान का इदारा है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल इकनॉमिक्स, पाइट के नाम से, डॉक्टर नदीम उल हक साहब उसके आजकल वाइस चांसलर हैं। उन्होंने बड़ी रिसर्च करने के बाद एक फंक्शन भी किया और उन्होंने कहा कि इंतखाबी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए आपको। उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि आप काबीना का जो नंबर है वो 25 से ना बढ़ने दें। मेरा ख्याल ये है कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद आपके पास विफाक में आपको 6 या 7 से ज्यादा वजारतें नहीं चाहिए। इस वक्त 34 वजारतें इस वक्त रखी हुई हैं और उन्हीं के पैरेलल आपके यहाँ सूबों में सब वजारतें चल रही। तो एक तो ये होना चाहिए था, ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि टर्म लिमिट्स, अब दुनिया भर में टर्म लिमिट्स है। अमेरिका में सदर जो है वो 2 से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ सकता कंसेक्यूटिवली।
اور بے شمار دنیا کے ملک میں نے دیکھے ہیں جہاں جو جمہوری نظام ہے اور وہاں پہ ٹرم لمٹس لگائی ہیں انہوں نے کہ آپ 2 الیکشن لڑیں گے 3 لڑیں گے فکس کر دیں, اس سے زیادہ نہیں لڑتے. یہ جمہوریت کا حصہ رہا ہے بہت سارے ممالک کے اندر. پھر ایک انہی کی تجویز یہ ہے کہ سینٹ ابھی ہماری انڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتی ہے. ایم این ایز دنیا بھر میں سینٹ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہو کے آتی ہیں, امریکہ کا سینٹ بھی ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آتا, تو ہمارے یہاں ڈائریکٹ الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا سینٹ کا. اور چوتھی چیز جو میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ فلپینز میں وہاں بھی جمہوری ملک ہے, انہوں نے ایک نمبر فکس کر دیا ہے کہ ایک خاندان سے ایک وقت میں کتنے لوگ سیاست میں قدم رکھ سکتے ہیں یا الیکشن کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. بہت اچھا ہے. تو یہ چوتھی چیز, یہ 4-5 بڑی امپورٹنٹ چیزیں, لیکن کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے اوپر راضی ہونے کے لیے یا بات کرنے تک تو تیار نہیں. میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو خواہشات ہیں, وہ مختلف ہے اور ان کا ایجنڈا بھی مختلف ہے الیکشن لڑنے کے پیچھے. جو 24 کروڑ عوام ہے اس کا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے, اس پہ تو وہ بات ہی نہیں کرتے نا. آپ نے کبھی دیکھا ہے ان کو بات کرتے ہوئے؟ غربت بے روزگاری اس میں مرنا. ہاں اچھا, اینی ویز میر صاحب پی ٹی آئی کی بات کریں تو آج ان کے 5 لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے. اب وہی سپریم کورٹ جب بلے کا نشان واپس لیتی ہے جس میں ان کی اپنی غلطیاں شامل ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کو برا بھلا کہا جاتا ہے, ٹرول کیا جاتا ہے. لیکن وہی عدالت اگر ان کے 5 لوگوں کو اجازت دیتی ہے الیکشن لڑنے کی تو وہ فیصلہ بھی اچھا ہوتا ہے, وہ ججز بھی اچھے ہو جاتے ہیں جو کل تک برے ہوتے ہیں. کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے اور کیا پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی یہ روش تبدیل نہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں, جتنی میں سمجھتا ہوں بے عزتی سپریم کورٹ کی اب ہوئی ہے, یہ پچھلے وہ ان کے جو کیا پی ٹی آئی کے جو نشان تھا اس پہ میں نے ایسی بے عزتی سپریم کورٹ کی کبھی نہیں دیکھی. اور یہ پرہیپس اس کا ایک رزلٹ ہے کہ انہوں نے ان کو الاؤ کر دیا. کیا وہ پریشر میں آ کے انہوں نے الاؤ کیا, کیا انہوں نے لیگلی اناؤنس کیا؟ اگر الاؤ کر دیا ہے تو پھر یہ کس بیسس پہ لڑیں گے, یہ انڈیپینڈنٹلی لڑیں گے؟ تو پارٹی تو آپ نے بالکل سائڈ پہ کر دی ہے نا. تو جب آپ پارٹی سائڈ پہ کر دی ہے تو اب آپ کہیں ہاں جاؤ بھی الیکشن لڑو, تو وہ کدھر کیا نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کے سمت کے اندر الیکشن لڑیں گے؟ یہ ایک پرانی منڈی ہے, منڈی میں پرانا بھاؤ چل رہا ہے, نئے آپ کہہ لیں اس کے ڈائنامکس استعمال کیے جا رہے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ہمارے پاس جمہوریت نہیں ہے. پلیز انڈرسٹینڈ ون تھنگ, جمہوریت آپ کو روڈ پہ نظر آ جاتی ہے. آپ کسی نہ اسٹیبلشمنٹ کو بلیم کریں نہ پولیٹیکل پارٹی کو بلیم کریں, آپ اپنے عوام کو بلیم کریں جو کہ ایک بدتمیزی کے ساتھ اپنی ٹریفک میں جاتا ہے اور گاڑی چلاتا ہے. تو دیٹ از یور فرسٹ انڈیکیشن آف ڈیموکریسی. ڈیموکریسی از کنسیڈریشن آف دی ادر پرسن. وہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے. جہاں آپ کو چاہیے ہوتا ہے جمہوریت آپ لے آتے ہیں. جمہور کی آواز چلتی کہیں نہیں ہے. مجھے یاد ہے ابھی وہ 60s کے اندر ایک پروگرام ہوتا تھا جمہور کی آواز, راولپنڈی سے ریڈیو تراڑ کر. اب وہ جمہور کی آواز آتی تھی, جمہور بات کرتا تھا. اب جمہور کہاں ہے؟ جمہور اب نظر آئے گا آپ کو یہ 8-10 دن پہلے, اور اس کے بعد جمہور بالکل وہ باکس میں بند ہو جائے گا کیونکہ جمہور کی ضرورت ہے ہمیں الیکشن ووٹ کے لیے. تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں جو کہ لیک کرتی ہیں. ایک آپ کہہ لیں چلو آپ کے پاس پولیٹیشینز ہیں, لیکن دوسری چیز جو ہے آپ کے پاس لیڈر کوئی نہیں ہے. A politician is not a leader because a politician wants a vote from you. وہ آپ کو اور کچھ نہیں دے سکتا, وہ مانگتا ہے آپ سے ووٹ. جو لیڈر ہوتا ہے he doesn't want your vote, he gives you a vision. تو ویژن ہمارے ویژنری ہے کوئی نہیں. ہم سب ایڈاک بیسس پہ ہیں کہ آج کٹھے تھے, کل الگ ہو گئے, گالیاں ہم نے دوبارہ شروع کر دی ہے. So what is the difference? What is the difference? The difference is if we do not respect the people of the country. اور جو ریسپیکٹ کیوں کریں؟ کیونکہ لوگ ڈو ناٹ ریسپیکٹ یو. جیسے لوگ ویسے آپ کی پولیٹیشینز, اور یہ آپ کا یہ کام چلتا رہے گا جب تک آپ ایجوکیشن نہیں لے کے آئیں. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو, اور ویژن میں ہم لیک کر رہے ہیں. عامر سعید عباسی صاحب, الیکشن کمیشن کو اس سارے پروسیس میں جتنا چل رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے متنازع بنایا جا رہا ہے. کبھی کوئی بیان, کبھی کوئی کسی سازش کا نام دیتے ہیں, کبھی الزامات لگاتے ہیں. این الیکشن سے پہلے ایک ایسے ادارے کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا یا متنازع بنا دینا جس کا کام ہی اس سارے پروسیس کو دیکھنا ہے, جس کا کام ہی فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے, اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ دیکھیے, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود اتنے بڑے بڑے ان سے غلطیاں ہوئیں اور اتنے بڑے بڑے انہوں نے ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے آپ اور پورا جو الیکشن کا سسٹم ہے اور پورا جو پروسیس ہے اس پہ اوپر بہرحال سوال تو آئے ہیں. اب اس میں ایک سیاسی جماعت ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پیپرز چھینے جا رہے ہیں, وہ یہ کہتی ہے ہمارا سمبل چھینا جا رہا ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ایم پی اوز کے آرڈرز ہو رہے ہیں.
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آپ کو مثال دوں اسلام آباد کی، جہاں سے ایک آئی جی اور ایک ڈپٹی کمشنر کو پچھلے 4 مہینے سے ہم سن رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا کہ تبدیل کر دیں، ان کی وہ بات کوئی نہیں سن رہا، تو انہوں نے کیسے الیکشن پورے ملک میں فیئر کروانا ہے کہ ایک ڈپٹی کمشنر اور ایک آئی جی کو وہ تبدیل نہیں کروا سکے؟ تو اس لیے یعنی بے اختیار ہے الیکشن کمیشن بظاہر تو دیکھیں نا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سٹیپس بھی لے رہا ہے وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے، وہ پک اینڈ چوز ہے، جہاں پر ان کو کچھ پسند ہے وہاں پر وہ آرڈر کر دیتے ہیں، جہاں پر کچھ پسند نہیں ہے وہاں پر کچھ اور آرڈر کر دیتے ہیں. سو اپیرنٹلی جو فیئر ٹرائل یا فیئر آپ کہہ لیں کہ فیلڈ یا ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، اس کے متعلق جو شکایات ہیں سیاسی جماعتوں کی وہ بظاہر موجود ہیں اور ان کو کسی بھی صورت اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ہمارے ہاں ویسے روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت جو جیت رہی ہوتی ہے اور ہارنے والی جو جماعت ہے وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ دھاندلی ہو گئی، اور یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. لہٰذا یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بہت سے اعتراضات ہیں اور کچھ انہوں نے خود بھی بنوا دیے. اگر وہ یہ نہ کہتے کہ ہم آئی جی یا ڈی سی کو تبدیل کر رہے ہیں تو کس کو پتا چلنا تھا کہ انہوں نے تبدیل کرنا ہے؟ نہ بھی کرتے، وہ اس آئی جی اور ڈی سی کو اگر تبدیل نہیں کروا سکے تو انہوں نے کیا ملک بھر میں جو تمام آرڈرز ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ کروانے ہیں؟ لہٰذا بہت سے سوالات ہیں جو اگر اعتراضات ہیں تو وہ بالکل درست ہیں، ان کا اب تک حل نہیں کیا گیا، اور آنے والے جو 12 دن ہیں اب ان میں کیا حل کیا جائے گا یہ ایک اہم سوال ہے. اچھا، الیکشن کمیشن کو لے کر آپ کی بات سے میرے ذہن میں کئی سوال پیدا ہو گئے. انور صاحب، اگر الیکشن کمیشن بے اختیار ادارہ ہے، اگر وہ اپنی پاورز کو یوز نہیں کر سکتا اور خود اپنی جگہ ہسائی کا باعث بن رہا ہے، تو ایسے ادارے سے ہم الیکشن کروانے والے ہیں؟ دیکھیے سلمہ، انفارچونیٹلی ہمارے ہاں سپریم کورٹ ہو، الیکشن کمیشن ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، آپ نے دیکھا کہ جس پولیٹیکل پارٹی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ ان کے سیدھے پڑھتے ہیں، اور جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ اس کی ٹرولنگ کرتے ہیں. یہ ماضی نہیں بلکہ ہمارے موجودہ حالات میں ایسا ہو رہا، اور آپ نے دیکھا بھی. آپ نے الیکشن کمیشن کی بات کی، آپ ذرا غور کیجئے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ایسی کون سی اتھارٹی ہے، کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی فورس ہے ان کے پاس جن پر انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے. آپ کا جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کے تحت انہوں نے جانا ہے. لیٹس سپوز انہوں نے اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کروانی ہے تو وہ آئی جی کو کہیں گے، متعلقہ پولیس افسران کو کہیں گے. انہوں نے ایف آئی آر اگر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ایف آئی آر انہوں نے درج کرنی ہے. پھر آپ کے پاس پولیس اور جو باقی ادارے ہیں سیکیورٹی فورسز، ان کے اور فوج کے جو لوگ ہوں گے انہوں نے سیکیورٹی کی ڈیوٹی کرنی ہے. وہاں پر الیکشن کے لیے جو عملہ ہے اس کی ٹریننگ آپ نے کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایسی کوئی فورس نہیں سلمہ کہ وہ خود جا کے فیلڈ میں یہ کام کرے. ایک بات، ہاں یہ بات درست ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ اگر یہ آپ دیکھیں کہ انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم فیصلے بھی کیے ہیں. اگر وہ فیصلے نہ ہوتے، میں نہیں سمجھتا کہ اتنا سٹینڈ کسی بھی ادارے نے لیا ہے جتنا سپریم کورٹ اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کر رہا ہے. غلطیاں اداروں سے بھی ہوتی ہیں، غلطیاں سیاستدانوں سے بھی ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک ادارے کو بلیم کر دینا یہ مناسب نہیں ہوگا. اس وقت جب آپ الیکشن میں جا چکے ہیں، 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں، ہاں ان غلطیوں کو آپ مستقبل میں جا کر دور ضرور کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے ادارے الیکشن مضبوط ہوں. کمیشن تو انور صاحب پہلے بھی ایسے ہی رہا ہے. کب ہم نے اعتراضات دور کیے؟ اب الیکشن کمیشن کے اوپر کبھی کسی سیاسی جماعت نے اعتماد نہیں کیا. ہر الیکشن سے پہلے شریف سے شریف چیف الیکشن کمیشنر کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ اعتراضات رہے، الزام لگتے رہے کہ دھاندلی ہو گئی، یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں دوسری پارٹیز کو، دوسری پارٹی کے لیے گراؤنڈ نہ آ رہے ہیں. لیکن سلمہ مجھے یہ بتائیں، جو 11 انتخابات ہو چکے ہیں پاکستان میں، کبھی ایک کسی ایسے انتخاب پر بات کی گئی کہ یہ فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے؟ کسی پر نہیں کی گئی. لہٰذا یہ وہ انتخاب ہے جس کا ہم پہلے کہتے ہیں کہ اس انتخاب سے پہلے ہی لوگ اس کا رزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں. ہم یہ قطعاً نہیں کہہ رہے آپ ذرا کون سا ایسا انتخاب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے اداروں کو کمزور کیجئے، جمہوریت کو پنپنے نہ دیجئے. اس میں آپ کی، میری، پولیٹیشنز کی، اداروں کی، عدلیہ کی، الیکشن کمیشن کی، گورنمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کی غلطیاں موجود ہیں. لیکن کیا ان غلطیوں کو ہم نے انہی کو پیٹنا ہے؟ ہم نے آگے بڑھنے کے لیے ان غلطیوں سے سبق نہیں سیکھنا، ان غلطیوں ہمیں کو درست کرنا ہے اور ان سے سیکھ کر ہم نے آگے بڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. جمہور کی بات کی تھی پی جے میر صاحب نے، مجھے یاد آ رہا تھا، میں نے کہا جو سیاسی جمود ہے انہوں نے جمہور کو زمین دوز کر دیا. اب بتائیں کدھر جائیں وہ بیچارے؟ بجلی کا بل، گیس کا بل، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں عام عوام کو، ان کو جمہوریت میں جمہور کا رول بڑا برائے نام سا رہ گیا ہے. ویسے انہوں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے جس کے لیے ان کو گورنمنٹ چاہیے ہوتی ہے. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بات کریں گے ہمارے پولیٹیشنز کیا سوچ رہے ہیں اور اس وقت ان کی کیمپین کا حصہ کیا چیزیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی جماعتوں کے جلسے جاری ہیں. بلاول بھٹو خاص طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں سے کچھ مدد مانگ رہے ہیں، ان سے کچھ امید لگائے بیٹھے ہیں. وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو سناتے ہیں.
पीटीआई के कारकुन से बात करना चाह रहा हूँ कि अब बन गया है दो जमातों के दरमियान। मियां साहब को इस मुल्क का वजीर आजम को से बनने से रोकना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन, अब जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है। अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो, आप शेर को जितवा रहे हो। अच्छा, तो इसके जवाब में मरियम नवाज क्या कहती हैं, क्योंकि अब उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है बिलावल को, आपको भी सुनाते हैं। कोई आया इंतकाम लेकर चलता बना, कोई आया गाली गलोच करके चलता बना, जेलों में फेंक के चलता बना, कोई आया तनकीद करके चलता बना। तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। सिर्फ मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई है। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहाँ से आए हैं वहाँ जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहाँ पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। क्या आप लोगों को ये वाली तनकीद, ये तरक्की चाहिए आपको? दोनों पॉलिटिकल पार्टी जबरदस्त कैंपेन कर रही हैं इस वक्त पंजाब के अंदर। अमित सईद अब्बासी साहब, पीटीआई से पीपल्स पार्टी का मदद मांगना किसी भी किस्म की, क्या आपको वियर्ड नहीं लगता? और फिर उस पे खान साहब अभी बात करने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं, हमारी तरफ से कोई तवक्को ना रखें, हम बात नहीं करेंगे आपसे। देखिए, कल मैं क्योंकि जेल का भी मैंने विजिट किया, वहाँ प्रोसीडिंग्स भी देखी और इस पे बात भी हुई, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बानी पीटीआई हैं वो किसी किस्म का इत्तेहाद या वो ऐसा अपने सपोर्टर्स को नहीं कह रहे कि वो किसी भी तरीके से पीपल्स पार्टी की तरफ जाएं। देखिए, पंजाब में इस वक्त सूरत हाल क्या है, पंजाब में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। जो पीडीएम की हुकूमत थी 16 माह की, उसकी कारकर्दगी से पंजाब में लोग बहुत नाला हैं और बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है, क्योंकि पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं है। उनके अंदर, पार्टी के अंदर ना कोई कमांड एंड कंट्रोल है। वहां पर एक एक हलके में 8-8 उम्मीदवार हैं। हर जो उम्मीदवार है वो कह रहा है कि मैं कैंडिडेट हूं। उनको अपने निशानात और पार्टी को अपना मैसेज कन्वे करने में बहुत मुश्किलात हैं। लिहाजा इस वक्त पंजाब एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। लेकिन ये इस तमाम जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की जो लफ्जी गोलाबारी है, इससे कतई नजर ग्राउंड लेवल के ऊपर अब भी लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्होंने जो है वो किस बड़ी सियासी जमात की तरफ जाना है। लोग अभी भी आजाद उम्मीदवारों को ही तलाश कर रहे हैं और आजाद उम्मीदवारों के ऊपर एक बहुत जो है वो नजर है तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी। उसके ऊपर भी एक सवाल है कि क्या वो जो पीटीआई के नॉमिनेटेड आजाद उम्मीदवार हैं, क्या वो आजाद तस्वर होंगे या पार्टी के होंगे। लेकिन इस वक्त लगता यह है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में एक बहुत बड़ा नंबर होगा जो आजाद उम्मीदवारों का होगा। लिहाजा उन तमाम को भी जो है वो कैप्चर करने की और उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करेंगी ये सियासी जमातें। लेकिन क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ये समझते हैं कि इस वक्त जो उस पीडीएम की हुकूमत से एंटी अगर जो वोट है उसको कैप्चर करना एक बड़ा टारगेट है उनका, वो अपने आप को बिल्कुल उससे डिस्टेंस कर रहे हैं कि पीएमएलएन की हुकूमत थी या पीएमएलएन जो है वो उसने डिलीवर नहीं किया, हम आएंगे तो डिलीवर करेंगे। लिहाजा इसी वैक्यूम को वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल के ऊपर जाएं तो देखें तो अभी भी वो वैक्यूम मौजूद है। लोग अभी भी आजाद उम्मीदवारों की तरफ देख रहे हैं और अभी भी वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वो अपने आजाद उम्मीदवारों को ही वोट दें। उनका बहुत ज्यादा पंजाब में इंटरेस्ट नहीं है बड़ी सियासी जमातों की तरफ जाने का। ऑल्दो के पीएमएलएन का एक बैटल फील्ड है और उनका एक होम ग्राउंड है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अनवर साहब, पंजाब किसका होगा? देखिए, ये जो इस वक्त सिचुएशन है पॉलिटिकली, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिल्कुल फोकस किया हुआ है पंजाब को और मुस्लिम लीग नून भी उसे फोकस किया हुआ है। आईपीपी वहां पर है। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर आप ग्राउंड रियलिटी और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती हैं तो मैं समझता हूं कि आजाद उम्मीदवार इस मरतबा पंजाब में खासी नशिस्तें हासिल करेंगे। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह क्या है कि अब आप देखिएगा कि वो जीतने के बाद जो आजाद उम्मीदवार हैं वो पीपल्स पार्टी, नून, आईपीपी, इन जमातों में जाएंगे। और फिर आपको पता है जिधर इशारा होगा, जिधर हवा चल रही है उधर भी इम्कान है। इसलिए अब पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ साथ उन आजाद उम्मीदवारों को भी पहले से तैयार करने की जरूरत है जो इलेक्टेबल्स इनके पास मौजूद हैं। इस तरह आजाद के साथ अगर आप देखें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात तो इलेक्शन लड़ नहीं रही, और फिर जिस तरह उनके अंदर बड़ी रिफ्ट है, क्योंकि टिकटों की तकसीम के हवाले से जो कैंडिडेट्स हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं, उनके बड़े कंसर्न्स हैं। ये कंसर्न्स जेल में पीटीआई बानी को भी बताए गए हैं कि जो उन्होंने लिस्ट दी थी उस लिस्ट के मुताबिक तो वो कैंडिडेट्स हैं ही नहीं। और दूसरी बात अगर देखें कि आजाद उम्मीदवार जो हैं फिर जब वो जीतेंगे उन पर फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं होगी। वो आसानी के साथ, जो आपको पता है कि जमात उनको अट्रैक्ट करेगी पैसों के हवाले से,
क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है इक़्तिदार के हवाले से, सीट के हवाले से, और उन्हें जो चमक दिखाएगी तो वो डेफिनेटली उनके साथ जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज़ाद उम्मीदवारों की अब अहमियत ज्यादा होती जा रही है और वो लोग डोमिनेट करेंगे और वही जिनके साथ शामिल होंगे वो अच्छी खासी पोजीशन में होंगे। आमिर सब कुछ मैं कहना इस पे चाह रहे कमेंट करना चाह रहा था कि एक दोस्त है, उनसे बात हो रही थी तो उनसे मैंने पूछा कि आज़ाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि उनके पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक ये कि आपने पुलिस की गाड़ी आगे लगवानी है या पीछे लगवानी है। सो अब देख लें कि उन्होंने चॉइस करनी है अगले 5 सालों के लिए कि पुलिस की गाड़ी आगे लगवाएंगे या पीछे लगवाएंगे। अच्छी चॉइस है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है मीर साहब, पीडीएम गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी, नून लीग साथ साथ रहे और जहां पे पीपल्स पार्टी को अपनी कोई बात मनवानी होती थी वो थोड़ी सी आर्म ट्विस्टिंग करते थे, क्योंकि नून लीग को भी अपनी गवर्नमेंट बचानी होती थी। आज जब वक्त गुजर गया, ना पीपल्स पार्टी उन फैसलों को ऑन करती है, ना मुस्लिम लीग नून करती है, और दोनों एक बार फिर से इक़्तिदार लेके अवाम के मसाइल हल करने की बात करते हैं। डू यू थिंक पर्सनली कि अवाम को इनकी वादों पे, इनके दावों पे एतबार करना चाहिए और एक बार फिर इनको मौका देना चाहिए? ये इनको नहीं देना चाहिए क्योंकि बोथ आर ट्राइड एंड टेस्टेड। अब आपने देखना है कि बाकी भी जो हैं, क्या आप मिल के एक नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं? नेशनल गवर्नमेंट ही बनेगी, मेजॉरिटी किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल सही कहा मेरे भाइयों ने कि ये इंडिपेंडेंस जो है इनका एक ज्यादा जोर होगा। वी डोंट नो कि एक इंडिपेंडेंट फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। व्हाट डू वी नो कि हम इकट्ठे हैं, हम तो इकट्ठे इस रास्ते पे चलेंगे विदाउट ज्वाइनिंग एनी पार्टी। तो अगर ये ब्लॉक बन जाता है तो फिर दिन आपकी पॉलिटिक्स भी बिल्कुल चेंज हो जाती है। बट टुडे इस वक्त आपको जरूरत है अपने आप को रिकवर करने की। हम रिकवरी की कोई बात नहीं कर रहे, हम वोटों की बात कर रहे हैं, और जो मुल्क है वो कर्जे के अंदर दबा जा रहा है। 126 बिलियन का आपका डेट है, आप मुझे बताओ ये डेट कैसे रिपे करोगे? जो नई गवर्नमेंट आएगी वो बिल्कुल टैक्स ज्यादा लगाएगी, अपनी जेब से उसने पैसे कोई नहीं देने। एक ही तरीका है, आप बिल्कुल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन लेटर एंड स्पिरिट कर दें, शायद आपके पास कुछ होप हो जाए। अपने पोर्ट्स को खोल दो, अपने बिजनेस को खोल दो, शायद कुछ हो जाए। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो रेड टेप है। हर बंदा कहता है मैंने तुम्हें परमिशन देनी है, क्योंकि जब तक आपके पास वो कहते हैं ना 3 चिटें तो 4 सिफारिशें और 2 टेलीफोन कॉल्स ना आए तो आपके मुल्क में काम नहीं होता। इसीलिए जो आपका FDI है वो भाग जाता है। रेकटे का हाल देख लो आपने क्या कर दिया है। आपने बाकी जो यहाँ लोग आते हैं, चाइनीज रो रहे हैं, आज चाइनीज रो रहे हैं, वो 70-80 रुपए के डॉलर पे आए थे, आज $300 पे कितने का वो उसका रेट बढ़ गया। वो रो रहे हैं कि हमने क्या कर दिया अपने साथ। सो बेसिकली देयर विल बी गारंटीज, और वो गारंटीज कौन देगा, सॉवरेन गारंटीज कौन देगा, दैट अगेन रिमेंस टू बी सीन। बट ये जब तक ये मिल के नहीं करेंगे, ये जितने भी वो है ना ये रिटॉरिक्स के भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। एक जमाने में तहरीक इंसाफ दहशतगर्द थी सबसे बड़ी, आज आप उनका वोट मांग रहे हैं। तो मुझे बताएं ये मुनाफिकत नहीं है तो और ये क्या है? हमें ये मुनाफिकाना रवैये तर्क करना होंगे। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, एक तो पंजाब किसका होगा इस पे कमेंट, और मीर साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की कि हमें ये रेड टेपिज्म और हमारी इकोनॉमी को भी हमें देखना होगा। ये सारी चीजें कैसे होगी? अच्छा देखिए, मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। 1,70,00,000 वोट जो PTI को डले थे 2018 में, वो एंटी नवाज वोट अपने साथ करना चाह रहे हैं ऑन द वेरी ग्राउंड लेवल। ठीक, 266 सीटें नेशनल असेंबली की, 141 पंजाब की, और उन 141 में तकरीबन 8 दर्जन ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं GT रोड की सीटें, यानी कि वो रावलपिंडी से शुरू होकर नीचे मुल्तान तक जाती हैं। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि PMLN ही जीतेगी। बल्ला यहाँ पे है नहीं, पीपल्स पार्टी की यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो जीतेगी यहाँ पे PMLN। तो पंजाब तो मुझे लगता है कि PMLN के पास ही जाएगा। अब अनवर साहब भी कह रहे हैं, बाज साहब भी कह रहे हैं, मीर साहब भी कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार बहुत होंगे। सलमा, अगर तो वो 6 से 7 दर्जन हो जाते हैं तो फिर तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे, और फिर वो लेन देन वाला हिसाब जो है वो तो डॉक्टर आसिफ अली जरदारी से बेहतर कुछ करता नहीं है। सही। तो अगर लेन देन वाला मामला, लेन देन तक मामला पहुंच जाता है तो फिर विफाक जो है वो इन प्ले आ जाएगा। वो डेफिनेट नहीं है कि वहां पे भी N जो है वो जीत सकेगी। अगर 6 से 7 दर्जन सीटें इंडिपेंडेंस जीत जाते हैं
यानी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बनने देखिए वाली है। पंजाब में मुझे अनप्रेडिक्टेबल नहीं लगती, लेकिन वफाक में बन सकती है अगर 6 से 7 दर्जन आजाद। यानी विफाक में होने वाली पॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत दिलचस्प होगी, और इलेक्शन डे पे क्या होगा नोबडी नोज, इस दिन पता चलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, पीजे मीर साहब का खुसूसी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।